नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है वेद, इमरजेंसी और विवाद, सियासत में नया फसाद। राजनीति का एक पहलू ये भी है, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहता है, जाहिर है वो चाहता है कि जिस सोच को लेकर वो आगे बढ़ता रहा है, उस सोच से जुड़ी चीज़ें रिफ्लेक्शन में हों, चाहे एजुकेशन हो, चाहे तमाम बिंदु हों। और कई बार कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिन बातों को लेकर अनावश्यक या कई बार कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। अब बात है कि वेद पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। न पढ़ाए जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ये सनातन का प्रतिनिधित्व करता है, बेशक करता है, लेकिन वेद में हम क्या पढ़ाएंगे? महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे वेद उपनिषद मनुष्यता की ही बात करते हैं, जैसे दुनिया के अन्य धर्मों के धर्म ग्रंथ करते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बहुत तूल देने की ज़रूरत नहीं है। मैक्स मूलर जो जर्मनी के विद्वान थे, तो भारतीय सनातन के वेद उपनिषद के अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान थे। पढ़ाए जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, थोपे जाने पर आपत्ति होनी चाहिए। आपको ये पढ़ना ही है, इसे पढ़कर ही आगे बढ़ना है, और यही महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी है कि हम विद्यार्थियों को जो पढ़ा रहे हैं, वो जीवन में आगे उनकी कैसे मदद करेगा। चाहे बात वेद या उपनिषद की हो या किसी भी ऐसे धर्म ग्रंथ की हो जो मनुष्यता का पाठ पढ़ाता है, तो बात ठीक है कि वो आपको मनुष्य बने रहना सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी होती है तो भगवा एजेंडा की बात हो जाती है। कांग्रेस या दूसरे दल जो कांग्रेस जैसी सोच के दल माने जाते हैं, चाहे वो लेफ्ट हों या समाजवादी पार्टी हो, तो कहा जाता है साहब ये एंटी सनातन एजेंडा है, और यहीं कहानी उलझना शुरू हो जाती है। और इसी विवाद में हम ये नहीं समझ पाते कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बन जाता है। ये जो कोशिश शुरू हुई है, इस कोशिश को भी अगर हम एक निरपेक्ष नज़रिए से देखेंगे तो बेहतर होगा, और अगर इसमें एक राजनीतिक नज़रिया ढूंढने की कोशिश करेंगे या वो राजनीतिक नज़रिया पीछे से कहीं लाने की कोशिश होगी, तो कंट्रोवर्सी तो होगी। सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट, और फिर उसके बाद चलेंगे डिबेट की तरफ। एनसीईआरटी के नए सिलेबस में शामिल वेद और आपातकाल के अध्याय अब राजनीतिक बहस का विषय बन गए हैं। नई किताबों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का जिक्र है। वहीं 1975 के आपातकाल, प्रेस सेंसरशिप और नागरिक अधिकारों पर लगे प्रतिबंधों को भी विस्तार से शामिल किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार शिक्षा के जरिए वैचारिक एजेंडा लागू करना चाहती है। पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने बीजेपी को बेशर्म पार्टी बताते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई में राजनीति घुसाई जा रही है और उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने रोजगार मुखी शिक्षा को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, ऐसी बेशरम पार्टी है, जो बच्चों के किताबों में भी राजनीति कर रही है। ये इनकी हल्की सोच है। कांग्रेस ने अनेकों दशकों तक राज किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं करी। ये पहली सरकार है देश के इतिहास में जो युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, अन्याय कर रही है। आपातकाल तो अब चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं, हाई कोर्ट सुनने को तैयार नहीं, चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं, सरकार सुनने को तैयार नहीं, मीडिया की बात बताने नहीं देते हो। तो ये अघोषित आपातकाल तो आज चल रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा है और नई पीढ़ी को इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। देखिए, आपातकाल लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए काला धब्बा है। 25 जून 1975 को लोकतंत्र की हत्या हुई, संविधान की हत्या हुई, मौलिक अधिकार छीने गए,
प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, तमाम प्रकार की ऐसी बातें हैं जो निश्चित तौर पर हमारी बच्चों को, नई पीढ़ी को जानना आवश्यक है। फिलहाल एनसीईआरटी के सिलेबस में हुए बदलावों ने शिक्षा और राजनीति के बीच नई बहस छेड़ दी है। एक पक्ष इसे भारतीय विरासत और लोकतांत्रिक इतिहास से परिचय कराने वाला कदम बता रहा है, तो दूसरा इसे शिक्षा के राजनीतिकरण की कोशिश मान रहा है। वेद, इमरजेंसी और विवादों के इस नए फसाद में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चर्चा पाठ्यक्रम पर ज्यादा होती है या फिर सियासत पर। आपने देखा, तमाम अपनी अपनी राय है। हमारे सवाल देख लीजिए। सिलेबस में वेद पढ़ाना सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की कोशिश है या धार्मिक एजेंडा? क्या सिलेबस में आपातकाल पढ़ाने से कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा? क्या एनसीईआरटी सिलेबस को भी विचारधारा की लड़ाई का मैदान बनाया जा रहा है? ये हमारे सवाल हैं। अब मिलिए उन मेहमानों से। मेरे साथ स्टूडियो में संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ रहेंगे, और जो अन्य मेहमान हैं उनसे मिलिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनका स्वागत है, और कांग्रेस के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन उमेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। संदीप जी, कैसे देखते हैं? तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, एजेंडा थोपा जा रहा है ये, और कई बार इसकी वजह से बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी अटक जाती हैं, क्योंकि वो राजनीतिक विरोध का निशाना बनती हैं। पार्टी कोई भी हो, मैं नहीं कहता कि ये बात सिर्फ बीजेपी के लिए सच है या ये कांग्रेस के लिए सच है। कोई भी राजनीतिक दल, अब मायावती जी ने एक बहुत सुंदर लखनऊ में जो पार्क बनाया है, अब वो बहुत सुंदर कृति है, उसको हम किसी विचार से जोड़कर या किसी दर्शन से जोड़कर हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये इनकी सरकार आई तो इन्होंने करोड़ों रुपए ये पार्क बनाने में खर्च कर दिए। कैसे देखते हैं आप? देखिए शरद जी, पढ़ाई हो और विषय शामिल किए जाएं, ये अच्छी बात है, चाहे वेद की हो चाहे इमरजेंसी की हो। मुझे लगता है कि जब भी सिलेबस तैयार हो तो उम्र का जरूर ख्याल रखा जाए। क्या उस उम्र के बच्चे उस चीज़ को पढ़ने लायक हैं या उनकी मनोदशा ऐसी है कि उन्हें पढ़ाया जाए? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो आज से 20 साल 25 साल पहले सिलेबस बनता था, उसमें नैतिक शिक्षा, स्वच्छता, बागवानी, इन विषयों की चर्चा होती थी, ताकि बच्चे प्रकृति से जुड़ें, संस्कार से जुड़ें, तमाम चीज़ों से जुड़ें। वो सारी चीज़ें आपने ख़त्म कर दी। ठीक है, वेद आप पढ़ाइए, क्या उस उम्र के बच्चों के लिए वो ऑप्शनल होगा या कंपलसरी होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो पढ़ाना बुरा नहीं है, क्योंकि संस्कार अगर आपको डालने हैं तो आपको शिक्षा व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी जो बच्चों के लिए जीवन में काम आए। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, जहाँ तक बात इमरजेंसी की है शरद जी, मैं कह रहा हूँ किसी भी कालखंड की कोई भी बड़ी घटना हो, आज़ादी की हो, ठीक बात, इमरजेंसी की हो, या जो वर्तमान दौर चल रहा है, ये बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए कि आज से 50 साल 100 साल बाद जो पीढ़ी आएगी वो हिंदुस्तान को जाने भी। लेकिन इसमें एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये राजनीतिक लाभ के हिसाब से नहीं होना चाहिए, एक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों पक्षों को देखा जाना चाहिए कि क्या इमरजेंसी जो लगाई गई थी वो कानून सम्मत थी, उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हुए, किस तरह से उसका दुरुपयोग हुआ, और इमरजेंसी के नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं क्या वाकई में उन्होंने वो कुर्बानियाँ दी, या 19 महीने की जो जेल थी उसमें 2-2 महीने में लोग छूट के आ गए, 1-1 महीने में लोग छूट के आ गए। वो भी क्या इस पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा कि जो राजनीति इमरजेंसी के नाम कर रहे हैं उन्होंने क्या वाकई में कुर्बानी दी है? और मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये प्रयास करना चाहिए कि इमरजेंसी की शुरुआत में कितने लोग जेलों में गए थे, किसी राज्य में, किसी जेल में, और जब इमरजेंसी खत्म हुई तो कितने लोग जेल से छूटे, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी मुझे लगता है। आपने बड़ी गहरी बात कही। आपकी बात से मैं सोच रहा था कि अगर आज़ादी की लड़ाई के पहले ये कह दिया जाता कि जो जो भी जेल जाएंगे उनको जीवन पर्यंत पेंशन मिलेगी, उनके परिवार को तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी और तमाम उनके परिवार का ध्यान रखा जाएगा, तो क्या अगर ऐसा कह दिया जाता तो जो लोग गए थे वो न जाते? उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था, एक अंधकारमय भविष्य सामने खड़ा था, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं। तो कई बार तो मन ये करता है कि ऐसी घोषणा कर दी जानी चाहिए कि कोई लाभ नहीं मिलेगा इस आंदोलन में शामिल होने वालों को,
लेकिन बाद में मांग होती है और चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आप कैसे देखते हैं उमेश त्रिपाठी जी, वेद और उपनिषद पढ़ाया जाना, आपातकाल का जो पाठ है उसको पढ़ाया जाना, निश्चित तौर पर आपका ओपिनियन भिन्न हो सकता है, लेकिन उसके पीछे मजबूत कारण भी होना चाहिए, अगर है ऐसा तो। जी देखिए, वेद पढ़ाए जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देखिए एनसीईआरटी और इनके पास जो है एक जो एक्सपर्ट की टीम होती है, वो किस उम्र के बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, वो सिलेबस में क्या जोड़ा जाए, ये इसको थोड़ा सा साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और जो एजुकेशन बैकग्राउंड के एजुकेशनिस्ट हैं उनसे पूछ परख कर रखा जाए। अब रही बात आपातकाल की है, आपातकाल के बारे में पढ़ाइए, कौन मना कर रहा है, लेकिन आपातकाल की अच्छाइयों को भी पढ़ाइए कि 77 के दौर में जब देश में अराजकता, काला बाजारी सब थी, उसको कंट्रोल करने के जब भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग रेल की पटरियां तोड़ने खड़े हो गए थे, तो लोगों को सुगम यातायात देने के लिए देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी। देश में जब काला बाजारी थी, स्मगलिंग थी, उसको रोकने के लिए इमरजेंसी लगानी पड़ी। देखिए, जो आपातकाल की उपलब्धियां हैं, उस समय जो कार्य क्षमता, त्वरित निर्णय, अनुशासन और कानून व्यवस्था, ये जितनी जोरदार हुई थी, उसके बारे में पढ़ाना चाहिए। राज्य परिवहन निगम की बसें और रेलवे की ट्रेन अपने समय से 15 मिनट पहले शहर के बाहर आकर खड़ी हो जाती थी। स्टीम के इंजन थे, लेकिन कभी कोई समय आपातकाल दौरान कोई ट्रेन लेट नहीं हुई। और आज सारी व्यवस्था होने से ट्रेनें लेट चल रही हैं, फ्लाइटें लेट चल रही हैं। तो अनुशासन जो उस समय आपातकाल के समय हुआ, और बहुत देश के नवनिर्माण में उसका बहुत दूरगामी परिणाम हुआ। संजय गांधी के जो 5 सूत्री कार्यक्रम थे आपातकाल के दौरान, चाहे परिवार नियोजन रहा हो, चाहे वृक्षारोपण रहा हो, चाहे साक्षरता रहा हो, चाहे जाति प्रथा उन्मूलन रहा हो, चाहे दहेज प्रथा रहा हो, चाहे ब्लड डोनेशन रहा हो, यही तो कार्यक्रम थे जिसका तत्कालीन जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो असीम बनी, ने पुरजोर विरोध किया कि नसबंदी करा रहे हैं साहब, ब्लड डोनेशन करा रहे हैं, जबरदस्ती जाति व्यवस्था, दहेज को रोक रहे हैं, वृक्षारोपण। आज देश की स्थिति यह है कि देश में जल की समस्या सबसे बड़ी समस्या हो गई है। वृक्षारोपण ना होने से नदियों का जलस्तर, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी होशंगाबाद तक खाली हो गई है, पीने के पानी के लाले पड़े हैं। और यही जनता पार्टी उस समय संजय गांधी का विरोध करती थी। तो मेरा कहना है, सब चीज पढ़ाइए, लेकिन उसके दोनों पक्ष रखिए। इमरजेंसी में जो इंदिरा गांधी ने अनुशासन लाया था, उसके बारे में जनता बताना चाहिए। और इमरजेंसी में क्या था? प्रेस की आजादी, राजनीतिक विरोधियों को एनएसए में बंद करना, मीसा में उस समय था, मीसा में बंद करना। और आज क्या है, आप बताइए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार मोहन यादव जी का हुआ, किसी मीडिया ने, किसी प्रेस ने छापा कि मोहन यादव इतने जमीन, तो अनडिक्लेयर्ड सेंसरशिप लगी हुई है। राहुल गांधी जी भी माफी मांग चुके हैं इमरजेंसी के लिए। उन्होंने भी कहा है जो समय त्रुटियां हुई। देखिए, बड़ा आदमी वही होता है जिसमें विनम्रता होती है, जो अपनी गलतियों को स्वीकारता है। हमें मानते हैं लोकतंत्र के मामले में जो हमने किया है, विरोधियों को जेल भेजा, गलत बात थी, हम तो मानते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो इमरजेंसी की उपलब्धियां थी, उसको गिनाना चाहिए। और आज क्या इमरजेंसी नहीं लगी हुई है? आज ईडी, सीबीआई, आप कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलिए, आपका ट्विटर अकाउंट बंद हो जाएगा। और ये मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ बात करूंगा, पहली बार ऐसा हुआ कि जब मध्य प्रदेश के मुख्य नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ली हो, उसको प्रदेश के किसी भी प्रिंट मीडिया ने और मीडिया हाउस ने प्रमुख उसको छापा ही नहीं, बताया ही नहीं। तो ये तो घोषित इमरजेंसी है ये। और बड़ा दुर्भाग्य के साथ, बड़ी विनम्रता से कहना चाह रहा हूं, जिस चीज का खंडन भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए था, उस खंडन के लिए प्रदेश का मीडिया टूट पड़ा, जैसे ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूं। चलिए, संदीप जी की टिप्पणी लेता हूं। संदीप जी, जो बातें कही हैं उमेश त्रिपाठी जी ने, उनका ये कहना है कि अच्छा पक्ष भी तो आप देखें उसका, और सिर्फ उसी पक्ष की तरफ आप चले जाएं जिस पक्ष की आलोचना होती है। लेकिन क्या इतना धैर्य और इतना साहस राजनीतिक दलों में है? शरद जी, बात तो सही है कि दोनों पक्ष आने चाहिए, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए तो काम करेगा शरद जी। चाहे पाठ्यक्रम की बात हो, चाहे नीतियों की बात हो, कुछ भी हो, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं आप। मुझे लगता है कि आप धर्मार्थ या धर्म नहीं कर रहे हैं। तो राजनीतिक लाभ के लिए जब भी कोई आप कदम उठाते हैं, तो राजनीतिक लाभ के लिए उठाते हैं। लेकिन ये बात त्रिवेदी जी की बात से मैं सहमत हूं कि दोनों पक्ष बताए जाने चाहिए, क्योंकि अगर अगली पीढ़ी को एक पक्ष से अंधेरे में आप रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी के साथ ये न्याय नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। क्या मैं जा सकता हूं धैर्यवर्धन जी की तरफ? चलिए, अभी थोड़ा सा और समय है, टीम ऐसा बता रही है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये भी है संदीप जी और
उमेश त्रिपाठी जी और धैर्यवर्धन जी सुन तो रही हैं हमें, कि आखिर हमें कहीं तो कोई कॉमन कंसेंसस बनाना होगा। वेद उपनिषद अगर हमें पढ़ाना है या आपातकाल भी पढ़ाना है, अब एक तरीका तो ये है कि कल कांग्रेस सत्ता में लौटे तो सबसे पहला काम करे कि इस अध्याय को हटा दे। तो फिर बात यह है कि आखिर हम पाठ्यक्रम में अपनी सोच और दृष्टि से अच्छा मानते हुए जिस चीज़ को शामिल करें उसकी उम्र कितनी होगी। मूर्तियां हटा दी जाती हैं, नई मूर्तियां ले आई जाती हैं, पाठ्यक्रम में परिवर्तन की बात बीजेपी कांग्रेस दोनों के समय होती है। आखिर इस पर एक कॉमन कंसेंसस हमें बनाना ही चाहिए। महापुरुष दोनों ही दलों के महापुरुष हैं, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों या जवाहरलाल नेहरू हों, ये हमें ध्यान में रखना होगा। इसलिए दीनदयाल जी की आलोचना बीजेपी कांग्रेस करे कि वो बीजेपी के आइडियोलॉग हैं, और बीजेपी नेहरू जी की आलोचना इसलिए करे, ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर विचार ज़रूर होना चाहिए। त्रिपाठी जी इससे तो सहमत होंगे? एक क्विक रिएक्शन और ले लेता हूं, फिर धैर्यवर्धन जी से थोड़ा तसल्ली से सुन लेंगे उनका रिएक्शन। जी, किस मामले में प्रतिक्रिया चाहिए? इसी में जो मैं आपसे कह रहा था कि कम से कम महापुरुषों को लेकर या विचार पुंज जो हैं दोनों दलों के, वहां तो राजनीति पर कोई सहमति बननी चाहिए, कॉमन कंसेंसस। बिल्कुल होना चाहिए, और यही हमारे सनातन की परंपरा रही है। लेकिन कुछ दिनों से, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो अपनी मूर्ति और अपने नाम पे स्टेडियम बनाने में ज़्यादा समय दिया है, जबकि अन्य उससे बड़े कद के लोग और बड़े जो स्कॉलर हैं, राजनीतिज्ञ हैं, समाज सेवी हैं, उनके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं मिलती है, और ये राजनीतिक उठापटक के लोगों की ही चर्चा होती है। ये समाज के लिए अच्छा दूरगामी परिणाम नहीं देगा, मैं तो विशिष्ट रूप से स्वीकार करता हूँ। एक बात मैं और कहूंगा जी, कि जो मीसा बंदियों को ये लोकतंत्र के सेनानी के नाम पे पेंशन दी जा रही है, और शायद 30,000 35,000 कुछ महीना दिया जा रहा है अनेकों वर्षों से, जो लोग स्वतंत्रता में जिन्होंने अपना पूरा परिवार, पूरा घर और पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, उनको फ्रीडम फाइटर पेंशन दी। आप कैलकुलेट करें और मीसा बंदियों कैलकुलेट करें तो ये उनसे 4 गुना ले चुके हैं। एक दो महीने जेल में रहने का 4 गुना ले चुके हैं। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। विचार तो बहुत सारी सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसे लोगों को जी विचार सरकार की वित्तीय स्थिति वैसे ही खराब है, और यहाँ एक 2 महीने जेल में गए कि लोकतंत्र के सेनानी के नाम पे उनकी जो है वो की जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। आपका रिएक्शन लेता हूं। और आखिर ये कॉमन कंसेंसस जैसा शब्द जो है, राजनीतिक दलों के बीच में आपस में बैठना, बात करना, संयोजन होना, ये भी एक बड़ा कठिन हो गया इस प्रक्रिया में। एक दूसरे को विश्वास में लेने की जो परंपरा थी, ये भी अब हाथ से छिटकती हुई दिख रही है। मुझे लगता है शरद जी कि राजनीतिक दलों के बीच भरोसे की बात नहीं, राजनीतिक दलों पर वो भरोसा ही नहीं बचा। वो दोनों दलों की बात तो अलग है, जनता में भी ठीक है, अब चुनाव जीतना वो एक अलग बात है, लेकिन जनता में भी भरोसा नहीं बचा। तो इन राजनीतिक दलों में भरोसा कैसे होगा, क्योंकि अब इनमें यारी नहीं है, अब इनमें दुश्मनी की स्थिति पहुंच गई है शरद जी। क्योंकि एक दूसरे को सबक सिखाना, एक दूसरे पे तमाम तरह के आरोप लगाना और किसी भी हद तक चले जाना, तो मुझे लगता है जब आप में इतनी दूरियां हो गई हों तो फिर क्या होगा? जवाब आज देता जो हूं, अघोषित इमरजेंसी है उसका सामना प्रदेश जनता कर रही है। धैर्यवर्धन जी, आपने सुनी सारी बातें, आपके जो काउंटर पार्ट हैं पॉलिटिकल कांग्रेस के उमेश त्रिपाठी जी, आपका जवाब। उनका कहना है कि आज भी स्थितियां कमोबेश, आरोप है उनका कि आपातकाल जैसी ही है। मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि हमारे चारों वेदों के बारे में जो कहा जाता है, इसमें प्रकृति की पूजा है, इसमें बड़ा अर्थशास्त्र है, इसमें तमाम प्रकार का ज्ञान जिस पर दूसरे देशों के विज्ञानी रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, ऐसे महान ग्रंथों की उपेक्षा पिछली सरकारों के द्वारा की गई। मैं कथिता में बात करना नहीं चाहता, पर मैं आपके माध्यम से लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यदि बिहार में नालंदा में किसी पुस्तकालय को जोड़ दिया गया या भोजपुरा के संस्कृत विद्यालय को मुक्त कर दिया गया, और वेदों को और तमाम ग्रंथों की टोटली बढ़ा करके शिक्षा व्यवस्था को दूर रखने वालों में कौन कर है? इन्होंने भी देश की पीढ़ी से अपना हमारी संस्कृति से, संस्कृति से, हमारे ऋषियों की तपस्या से इन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, इससे दूर रखा गया। इसलिए
चलिए।